हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन और फेमस टेक्निक को जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। आप सब अगर बायोलॉजी से पढ़ रहे हैं तो आपने इस टेक्निक का नाम ज़रूर से सुना होगा। तो आज हम एक एक करके इस टॉपिक को कैसे कैसे इसमें चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ों को हम समझेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपका अगर आप एकेडमिक में हैं, मतलब कि आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं या फिर 12th में हैं या फिर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सबके लिए आपका हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो सब हमें पता है कि क्रोमा मतलब कलर और ग्राफीन मतलब राइटिंग, मतलब कुछ कलरफुल राइटिंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब देखिए सबसे ध्यान देने वाली बात है, कभी भी आप कोई टेक्निक पढ़ रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो क्यों यूज़ की जा रही है। अगर आप कोई मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मेथड आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, हम कंपाउंड का सेपरेशन करते हैं। जब कंपाउंड का सेपरेशन करते हैं तो उससे हम क्रोमेटोग्राफी के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पर फिज़िकल मेथड है ये। ठीक है, फिज़िकल मेथड है, मतलब आप यहाँ पे किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप किसी और चीज़ का थर्मल इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, फिज़िकल इस्तेमाल कर रहे हो, फिज़िकल मेथड का यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, फिज़िकल मेथड का यूज़ करने का मतलब है आप फिज़िक्स के फेनोमेना को लगा रहे हो, फिज़िक्स की किसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी कौन है? स्वेत, रशियन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने पहली बार क्रोमेटोग्राफी जो है करी थी। ठीक है, अब पहले तो डेफिनीशन पे आते हैं कि अगर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो IUPAC है उसने क्रोमेटोग्राफी का क्या डेफिनीशन दिया है, तो उनके हिसाब से क्रोमेटोग्राफी इज़ अ मेथड यूज्ड primarily for separation of the component of a sample in which the components are distributed between two phases, one of which is stationary while the other moves। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि दो कंपाउंड को हम बांटेंगे जो कि दो फेजेस पे बटेंगी। फेजेस मतलब सिंपली आप समझिए दो तरह की चीज़ें, दो तरह का मीडियम। ठीक है, उन दो तरह के मीडियम में एक जो रहेगा वो स्टेशनरी रहेगा, मतलब कि वो एक जगह स्थिर रहेगा, और दूसरा मोबाइल होगा, मतलब ट्रैवल करेगा, मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में आप क्या करते हैं, मिक्सचर को आप सेपरेट करते हैं दो फेजेस की मदद से, एक स्टेशनरी फेज़ और एक मोबाइल फेज़। पूरा मिलाकर क्रोमेटोग्राफी इतनी ही है। लेकिन अब देखिए, आप खुद सोचिए, जब यहाँ पे दो फेज़ इन्वॉल्व होते हैं तो आप जो वेरिएशन है वो भी तो कई सारा हो सकता है। जैसे मान लीजिए स्टेशनरी फेज़ कई तरह का हो सकता है, फिर आपका जो है मोबाइल फेज़ कई तरह का हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है हमेशा सेम रहेगा कि क्रोमेटोग्राफी में एक स्टेशनरी फेज़ होता है, एक मोबाइल फेज़ होता है, और उसके बेस पे जो है मिक्सचर सेपरेट होते हैं। ओके, अब चलिए क्लासिफिकेशन पर आते हैं। सबसे पहले तो देखिए, क्लासिफिकेशन जो है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की कई तरह से हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले है शेप के बेसिस पे कि जो आपका क्रोमेटोग्राफी का बेड है, मतलब जो अरेंजमेंट है, जो आपका मटेरियल है वो किस शेप में है। ठीक है, शेप के बेस पे। फिर फिज़िकल स्टेट क्या है, मोबाइल फेज़ का भी और स्टेशनरी फेज़ का भी। फिज़िकल स्टेट से मतलब है लिक्विड, सॉलिड, गैस, यही फिज़िकल स्टेट होते हैं ना। तो इन तीनों स्टेट में से आपकी मोबाइल फेज़ का कौन सा स्टेट है, स्टेशनरी फेज़ का कौन सा स्टेट है, इसके बेसिस पे हम बांटते हैं। फिर थर्ड है कि कौन से मैकेनिज़्म का इस्तेमाल करके यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो ये तीनों के बेसिस पे बांटा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फर्स्ट है हमारा शेप ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक बेड, इस शेप के बेस पे कितनी तरह से बांटा गया है। सबसे पहले तो बांटा गया है कि प्लेनर है या कॉलम बेस्ड है। प्लेनर क्या होता है, ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ओपन बेड में क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज़ होता है वो एक फ्लैट प्लेनर सरफेस पे स्प्रेड होता है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जैसे ये आपका एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, इस पे आपका स्टेशनरी फेज़ को फैलाया गया है, स्प्रेड किया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये कैसा है, ये एक ओपन एरिया है, ओपन एरिया है ना ये, तो इसे क्या कहेंगे, ओपन बेड क्रोमेटोग्राफी या फिर प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, स्टेशनरी बेड इज़ विद इन अ ट्यूब। अगर इसी चीज़ को हम एक कॉलम के अंदर ले आएँ, कॉलम आप सबको पता है ना, ठीक है, इसके अंदर जो है स्टेशनरी फेस को आप स्प्रेड करवा देते हो, ठीक है। तो ये बाहर के एनवायरनमेंट से लिमिटेड है ना किसी तरीके से, कॉलम में आपने सारा अरेंजमेंट किया तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी सिंपल है। अगर प्लेन में है मतलब कि फ्लैट सरफेस पे है तो प्लेनर, अगर कॉलम में है तो कॉलमनर, ठीक है, ये हो गया। फिर फर्दर हमने इन्हें बांटा, प्लेनर और कॉलम को भी बांटा। तो पहले प्लेनर में देखते हैं। अब देखिए प्लेनर में भी दो तरीके हैं, एक तो पेपर हो सकता है, ठीक है, और दूसरा थिन लेयर हो सकता है। अगर जो आपका प्लेन सरफेस है वो पेपर है तो उसे पेपर क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इस्तेमाल आपने क्या किया, पेपर का इस्तेमाल किया स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस को फैलाने के लिए। और अगर थिन लेयर है तो थिन लेयर दो तरीके का हो सकता है, ठीक है, या तो सिलिका जेल का थिन लेयर होगा या तो एल्यूमिना का होगा। तो इसके बेस पे बांटा गया है। सिलिका जेल में क्या होता है, सिलिकॉन एटम्स को जो है ज्वाइन किया जाता है ऑक्सीजन एटम्स की मदद से, और एक बहुत बड़ा कोवेलेंट स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसके ऊपर आपका स्टेशनरी फेस जो है पड़ता है, स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, लेकिन रहेगा वो भी फ्लैट ही, लेकिन वो सिलिका जेल से बनेगा। और एल्यूमिना में क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी सिमिलर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके यहाँ पर आपके प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का इतनी चीज़ें हो गई। आई होप आपको समझ में बातें आ रही होंगी कि किस किस तरीके से यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि हम एक साथ इतने सारे नाम सुनते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कौन सा क्या है। तो इस तरह से आप अच्छी तरीके से समझिए कि क्यों बांटा गया है, रीज़न होता है ना हर चीज़ का। फिर कॉलम में देखिए, तो कॉलम में आपका देखिए या तो पैक्ड कॉलम हो सकता है या ओपन ट्यूबुलर कॉलम हो सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पर कॉलम है, ठीक है, तो या तो आप इसे ओपन रहने दे सकते हैं, ठीक है, मतलब ढक्कन मत लगाइए, और अगर आपने इसको पैक कर दिया तो पैक्ड कॉलम हो गया। तो दोनों तरीके से ये डिपेंड करता है कि जो है अगर पूरा वॉल्यूम भरा हुआ है तो पैक्ड वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए अब सपोज करिए अगर आपने गैस फेस मतलब गैस स्टेट का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो गैस अगर खुली रहेगी कॉलम तो गैस इसमें कैसे भरेगी। जैसे आप घर पे सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो सिलेंडर जो है पैक्ड होता है ना बिल्कुल, अगर उसमें कहीं भी थोड़ा भी अगर उसमें उसको ओपन एरिया मिलेगा तो वो तुरंत लीक करने लगेगा। इसीलिए इस तरीके से सोच के आप क्या करेंगे, पैक्ड कॉलम का इस्तेमाल करेंगे जबकि गैस क्रोमेटोग्राफी का होगा यूज़, ठीक है। ओपन ट्यूबुलर का जब कोई कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्स पे लगी हुई है, ठीक है ना, मतलब पूरी भरी नहीं है। जैसे सपोज़ करिए कि ये एक कॉलम है, ठीक है, ये एक कॉलम है और एक ये और कॉलम है। अब एक कॉलम में मैंने यहाँ पे भी कुछ भरा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ तो मान लीजिए ये मटेरियल जो है इस वॉल से चिपक जाएगा, इस वॉल से चिपक जाएगा, लेकिन इस स्पेस में अगर मुझे कुछ भरना है तो मुझे ये ढक्कन लगाना पड़ेगा ना, वरना ये स्केप कर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अगर आपको पूरा भरना है तो आपको ढक्कन लगाना पड़ेगा, और वहीं अगर आपको सिर्फ वॉल पे ही चाहिए कोई मटेरियल तो वॉल पे तो ऐसे भी चिपक जाएगी, आपको ढक्कन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ओपन है और आपका पैक्ड कॉलम है। अब ओपन कॉलम का देखिए ये भी बात है कि यहाँ पर मोबाइल फेस जो है मिडिल पार्ट ऑफ द ट्यूब में नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है ना। तो अब ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। किसका किसका अभी तक हमने क्लासिफिकेशन देखा, अभी तक ये सिर्फ शेप के बेसिस पे था। अब नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल स्टेट के बेस पे क्या क्या हो सकता है। अब बताइए फिजिकल स्टेट के बेस पे, उससे पहले आप एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या गैस क्रोमेटोग्राफी जो है, ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी वो प्लेन पे परफॉर्म की जा सकती है या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा। तो गैस क्रोमेटोग्राफी प्लेन पे परफॉर्म नहीं की जा सकती, ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए जैसे एक पेपर आप रखते हैं उस पर आप गैस को स्प्रेड करवा सकते हैं, आप रोक सकते हैं गैस को, वहाँ पे नहीं रोक सकते हैं क्योंकि गैस तो फ्रीली फ्लो करेगी। तो इस वजह से गैस क्रोमेटोग्राफी ध्यान में रखिएगा हमेशा कॉलम में होती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, मैं गैस क्रोमेटोग्राफी बोल रही हूँ तो देखते हैं होता क्या है गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के बेस पे हमें देखना है। तो सबसे पहले हम किसका फिजिकल स्टेट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मोबाइल फेस का फिजिकल स्टेट, ठीक है। जब हम मोबाइल फेस का फिजिकल स्टेट देख रहे हैं
तो हमें ध्यान देना है कि मोबाइल फेज़ के फिजिकल स्टेट पे वेरिएशन आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, मोबाइल फेज़ या तो गैस हो सकता है या तो लिक्विड हो सकता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि मैम ये सॉलिड क्यों नहीं हो सकता? सॉलिड अगर रहेगा तो उसे मूव करने में दिक्कत होगी ना, कोई भी सॉलिड चीज़ को मूव करने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। और वहीं पे गैस तो बहुत ईजिली मूव करता है, लिक्विड भी ईजिली मूव करता है। इसलिए जहाँ पे आपको मोबाइल फेस चाहिए या फिर आपको मूवमेंट चाहिए, वहाँ पे आप जो है लिक्विड इस्तेमाल करोगे या तो गैस इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो मोबाइल फेस कभी भी सॉलिड नहीं होगा। इस बात को, स्टेटमेंट को मैं एक बार स्टेटमेंट ऐसा भी आपके दिमाग में डाल दूं कि जेआरएफ में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, और इस स्टेटमेंट में कहीं दिया हुआ है कि आई गैस इन द गैस क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज वॉज सॉलिड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। या फिर इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि मोबाइल फेस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाइए कि मोबाइल फेस कभी भी सॉलिड नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, अब पहले तो हमें पता चल गया कि गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है। अब अगर गैस हुआ, ठीक है, गैस हुआ तो स्टेशनरी फेज भी तो बदल सकता है आपका। अगर सॉलिड स्टेशनरी फेज के साथ जाएगा तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी, और अगर लिक्विड स्टेशनरी फेज के साथ जाएगा तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि स्टेशनरी में गैस तो है ही नहीं, गैस क्रोमेटोग्राफी भी होनी चाहिए थी। तो एक बात बताइए कि अगर हमें किसी चीज़ को स्टेशनरी रखना है तो क्या गैस उसके लिए एक सही चीज़ है? गैस स्टेशनरी रह सकता है कभी? बिल्कुल नहीं रह सकता है। तो इसलिए स्टेशनरी फेज़ में कभी भी गैस स्टेट नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा एक बार आप अपने दिमाग में आराम से बैठा लीजिएगा कि मोबाइल फेज़ में कभी भी सॉलिड स्टेट नहीं होगा और स्टेशनरी फेज़ में कभी भी गैस स्टेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएशन हो गया कि गैस सॉलिड, गैस लिक्विड। फिर लिक्विड, अगर आपका मोबाइल फेज़ है तो उसमें भी लिक्विड सॉलिड हो सकता है या लिक्विड लिक्विड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिक्विड गैस फिर भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया कि मोबाइल फेज़ के स्टेट के बेस पे कितना हो सकता है। फिर है मैकेनिज़्म ऑफ सेपरेशन। ये जो है ये आपका दोनों कवर हो गया, क्योंकि मोबाइल भी तो कवर हो गया, स्टेशनरी भी कवर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब चलते हैं सेपरेशन के बेस पे कितने तरह का हो सकता है। तो सेपरेशन के बेस पे क्या मतलब है कि कौन सी मैकेनिज़्म को इस्तेमाल कर रहा है वो। जैसे हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और क्या हो रहा है वहाँ पे, कौन सा केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये बात हम ध्यान देते हैं ना। उसी तरह से हमें यहाँ पे पता करना है कि कौन सा फिज़िकल मेथड, कौन सा फिज़िकल मैकेनिज़्म, कौन सा फिज़िकल फेनोमेना यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, उसके बेसिस पे। इसीलिए तो इसको फिज़िकल मेथड कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फिज़िक्स के फेनोमेना का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर आपके 5 तरह के हो सकते हैं। या तो पार्टीशन हो रहा होगा, ठीक है, या तो आपका पार्टीशन हो रहा होगा, या तो एडजॉर्प्शन हो रहा होगा, या तो साइज एक्सक्लूजन हो रहा होगा, या तो एफिनिटी हो रही होगी, एफिनिटी बेस्ड होगा, या तो आयन एक्सचेंज होगा। ये मेनली 5 तरह का आपका होता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपके मेन जो है क्लासिफिकेशन थे। अब ये जो मैंने 5 चीज़ें मेंशन की हैं, इन्हें मैं आगे लेक्चर में अच्छे से बताऊंगी विथ नोट्स, विथ क्वेश्चंस एंड विथ कॉन्सेप्ट्स, कि आपका बिल्कुल क्रोमेटोग्राफी क्लियर हो जाए। अभी तक आपने जितना वीडियो में देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बिना आप कभी भी क्रोमेटोग्राफी नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका जो साइंटिफिक टर्म है उसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला वर्ड है एनालाइट। एनालाइट क्या होता है? एनालाइट सॉल्यूट है हमारा, वो केमिकल एंटिटी जो कि एनालाइज की जा रही है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर प्रोटीन को सेपरेट करना है, तो प्रोटीन क्या हो गया आपका? एनालाइट हो गया, मतलब जिस चीज़ को आपको सेपरेट करना है सरल भाषा में, ठीक है ना। फिर एलुएंट क्या हो गया?
ये वो सॉल्वेंट है जिसमें आपका एनालाइट घुला हुआ है, जो मिक्सचर है आपका वो घुला हुआ है, जो स्टेशनरी फेस के थ्रू उसको लेकर जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कभी कूड़ा रहता है तो आप पानी फेंकते हैं तो कूड़ा जो है पानी के साथ चला जाता है, तो पानी क्या हो गया यहाँ पर, एल्यूएंट हो गया, जो किसी चीज़ को एल्यूट आउट करने में मदद करे। एल्यूट मतलब निकलना। अल्टरनेटिव टर्म किसके लिए है, मोबाइल फेज के लिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। एल्यूएंट मतलब क्या, मोबाइल फेज। फिर एलुएट क्या है, अगर वो कॉलम में एग्जिस्ट करता है मोबाइल फेज तो उसे एलुएट कहते हैं, ठीक। नॉर्मली एलुएंट कहते हैं। एल्यूशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें सॉल्यूट्स आर वॉश्ड थ्रू अ स्टेशनरी फेज बाय द मूवमेंट ऑफ अ मोबाइल फेज, ठीक है। अब आपको बहुत मैं आगे बताऊंगी अच्छे से मैकेनिज्म, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार इमेजिन करिए, ठीक है। इमेजिन करिए इसे, ये आपका एक समझ लीजिए पेपर है, ठीक है, पेपर है। इसको मैंने स्टेशनरी फेज से पूरा ढक दिया, स्टेशनरी फेज से पूरा ढक दिया, ठीक है। स्टेशनरी फेज से मैंने क्यों ढका ये भी बात आपको समझाऊंगी अभी, ठीक है। स्टेशनरी फेज से मैंने ढक दिया। अब यहाँ पर कोई मोबाइल फेज़ है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए मोबाइल फेज़ है, ये मोबाइल फेज़ है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा वो पार्टिकल है जिसे हमें अलग करना है, ठीक है। वो मिक्सचर है जिसे हमें अलग करना है। अब ये जो हमारा मोबाइल फेज़ है ये इस पे रन करेगा, स्टेशनरी फेज़ पे ये रन करेगा, और ये रन करते करते ये पार्टिकल्स जो हैं मिक्सचर अलग अलग यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग लेवल पे, ठीक है। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी का यही कॉन्सेप्ट है। ये मैं पेपर क्रोमेटोग्राफी या प्लेनर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप कहेंगे कि अगर मतलब पेपर से ही पास करना है तो स्टेशनरी फेज का यहाँ पे क्या मतलब है। आप एक बात बताइए, एक जंगल है या फिर एक सरफेस है, मिट्टी का सरफेस है, ठीक है, उस पर रोड क्यों बनाई जाती है, रोड क्यों बनाई जाती है। आप यहाँ से क्यों नहीं चलते, आप यहाँ से क्यों नहीं चलते, आप रोड पे ही क्यों चलते हैं, रोड पे क्यों चलते हैं, जिससे आपकी स्मूथ मूवमेंट हो सके, ठीक है। आप यहाँ भी चलेंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, दिक्कत होगी आपको, ठीक है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी चलता है, वहाँ पे नहीं चलने लायक रहती है रोड, ठीक है, जो भी है, तो हम रोड बनाते हैं जिससे कि हमें स्मूथली वहाँ पे मूवमेंट करने में कोई परेशानी ना हो, हम एक लिमिटेड टाइम के अंदर लिमिटेड उसके अंदर पहुँच जाएं जहाँ हमें पहुँचना है। इसलिए स्टेशनरी फेज़ का ये रोल है, ईज़ प्रोवाइड करता है मोबाइल फेज़ को चलने में। तो ये हो गया। अब क्रोमेटोग्राफ और क्रोमेटोग्राम ये बहुत ट्रिकी हो जाता है, ग्राफ और ग्राम में, इसे भी ध्यान से समझ लीजिए। क्रोमेटोग्राफ क्या है, सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग क्रोमेटोग्राफी, मतलब जिस सिस्टम में आप क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म कर रहे हो ना वही क्रोमेटोग्राफ है, और जो उसका आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो है क्रोमेटोग्राम। द चार्ट डिस्प्लेइंग द टाइम डिपेंडेंट चेंज इन सिग्नल इंटेंसिटी एज अ रिजल्ट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। जो सेपरेशन हो रहा है, मतलब कि जो फाइनल रिजल्ट हमें मिल रहा है उसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम, ग्राम कहते हैं, ठीक है ना। और ग्राफ उसे जो आपने पूरा सिस्टम लगाया, जिसकी मदद से आपने क्रोमेटोग्राफी की। तो ये था हमारा क्रोमेटोग्राफी का एक आउटकम, आउटलुक, ओवरव्यू। अब आगे बहुत सारे और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो पे रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं बाकी सारे और अच्छे अच्छे नोट्स डालूँगी, ठीक है। और सारी पूरी एक एक जो है टाइप है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, प्रिंसिपल दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं और आगे वीडियोस अपलोड करूँगी। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।